के लिए तो हमने पूर्ण संख्या के लिए सारे गुणधर्म देखे, उसी तरह पूर्णांक में होंगे और उसी तरह परिमेय में होंगे। तो दोस्तों अब परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं क्या होती है परिमेय। तो दोस्तों परिमेय संख्या तो दोस्तों अभी हमने सीखा था p बटा q के रूप में लिखा जाए तथा q नॉट इक्वल टू 0 p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां p बटा q ये p अंश और q है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब परिमेय संख्या के लिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों संक्रिया पहले ध्यान में होनी चाहिए। संक्रिया कौन कौन सी संक्रिया होती है? जोड़, बाकी, गुणा और भाग, 4 संक्रियाएं। तो दोस्तों परिमेय संख्याओं के जोड़ आने चाहिए पहले, तो बाद में बाकी, बाद में गुणा, बाद में भाग, बाद में हम देखेंगे कि समवर्त है या नहीं, क्रम विनिमय है या नहीं, क्रम विनिमय है या नहीं, और साहचर्य है या नहीं। ये दोस्तों 3 रूल हम परिमेय संख्या में भी लागू करेंगे। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं की जोड़। परिमेय संख्या की जोड़। तो दोस्तों जोड़ते कैसे हैं परिमेय संख्या को? तो दो परिमेय संख्या लो, 2/5 प्लस 1/10, दो परिमेय संख्या ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इन परिमेय संख्याओं का हर है, जो इन परिमेय संख्याओं का हर है, हर क्या है? इसमें क्या है? 5, और इस संख्या में हर क्या है? 10, उसका लैसे ले लो, लैसे ले लिया, तो लैसे लो 5 एक बार और 2 बार, 2 1 और 1, तो लैसे कितना है? 5 गुना 2, लैसे आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दो परिमेय संख्या लिए, दोनों परिमेय संख्याओं का हर लिया है। हर में क्या है? इसके हर में 5 और अंश में 2, ऊपर वाला अंश होता है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, हर लिया, हर का क्या ले लिया? लैसे ले लिया, 5 और 10 का लैसे कितना आया? 10 आया। तो दोस्तों 10 को यहाँ पर लिख दो। बाद में जो हर है उसका भाग दो इसमें, तो हर का भाग दो, 10/5 कितना आया? ये जो इसका हर है, जो भी आया था ना 10 लैस है, उसमें इसके हर का पहली संख्या का हर है, तो पहली संख्या का हर क्या है? 5। तो दोस्तों 5 का भाग दो, कितना आया? 2, 5 दूनी 10, 2 आया। जो 2 आया, जो अंश आया उसे 2 से गुणा करो, उसके अंश से गुणा करो, तो अंश से गुणा कर दो, 2 गुणा 2 कितना आया? 4। तो ये 4 यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह चलने दो। आगे 10, तो वही रूल वापिस, 10 लैस आया 10, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों संख्या का लैस आ गया 10। तो 10 में 10 का भाग दो, तो 10 में 10 का भाग दिया, कितना आया? 1। कितना आया दोस्तों? 10 में 10 का भाग दिया तो 1 आया, 1 आ गया भाई। तो इसका अंश क्या है? इसका अंश क्या है? 1। तो 1 से गुणा कर दो, कितना आया? 1, तो 1 लिख दो। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, अंश ऊपर अंश है, अंश को जोड़ दो, 4 और 1 5, तो ये हो गया 5, और हर में 10 चल रहा है। अब दोस्तों यदि ये संख्या कटती है तो काट दो, तो 5 से 2 बार कट रहा है, 5 दूनी 10, तो 1/2 आंसर आ गया, और 5/10 भी आपका आंसर एकदम सही होगा। तो दोस्तों परिमेय संख्या के जोड़ करने सीखे, यदि नहीं सीखे तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दोस्तों 7/14 और 11/9 इनको हमें जोड़ना है। तो देखो दोस्तों एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। तो पहले ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों? अंश होता है, क्या होता है? अंश। और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। हमेशा ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो संख्याओं का हर लेना है हमको, संख्याओं का हर लेना है। तो इसका हर क्या है? पहली संख्या का 7/14 में हर क्या होगा? नीचे वाला हर होगा, तो 14। तो 14 क्या हो गया? हर हो गया। और 9 क्या हो गया दोस्तों? दूसरी संख्या का हर हो गया। तो दोनों संख्याओं के हर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर ले लो। और हर का बाद में लैसे ले लो, तो लैसे कैसे लेते हैं दोस्तों? 2 का भाग दिया, 7, 9 चल रहा है, अब 7 का, अब 3 का धारा है, 3 वापिस 3 का धारा है, 1 और अब 7 का धारा है। तो 7 को 3
3 से गुना किया 21, तो दोस्तों 7 गुना 3 गुना 3 गुना 2 इस प्रकार लिखते हैं। तो 6 18 18 गुना 7 18 गुना 7 कितने हो गए दोस्तों 126। तो दोस्तों इनका लैस कितना है 126। तो दोस्तों लैस आ गया 126, कोई दिक्कत नहीं है 126 को लिख दो। अब दोस्तों जो ये पहली संख्या है उसका क्या हर, इसके हर से इसको भाग में, इसको इसका हर उसका भाग दो इसमें, तो 126 है दोस्तों 126 का भाग दो 126 भाग 14 दोस्तों 9 बार जाएगा, ये गया 9 बार देख लो। हाँ दोस्तों 9 बार जा रहा है, तो दोस्तों 9 बार गया, तो आंसर कितना है 9। अब 9 को 7 से गुणा करना है, 9 गुना 7 कितना है 63। दोस्तों जो आंसर आया इसका भाग इसमें दिया कोई दिक्कत नहीं है, जो लैस आया उसमें इसका हर का भाग दो, तो कितना आया 9 आया। तो अब दोस्तों इस 9 को इसके अंश से गुणा करना है, तो कितना आया 63, ये 63 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों 9 तो अब इसका हर इसमें भाग दो, कितना आएगा इस बार 14 आएगा, और 14 को 11 से गुणा करो, तो 14 को इस जो आंसर आया भाई 126 में 9 का भाग दे दे, जो लैस आया उसमें इसके हर का भाग दे दे 9 आया, तो कितनी बार गया 14 बार। इस 14 को अब इसके अंश से गुणा कर दे, तो 14 को अंश 11 तो 11 से गुणा कर दिया दोस्तों 154। अब 154, अब इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ दे 154 और 63 को जोड़ा 217 बटा 126, ये दोस्तों इसका आ गया आंसर। तो दोस्तों समझ गए जोड़ कैसे की। तो दोस्तों ये दो संख्या इनको जोड़ना है, तो करना कुछ नहीं है, पहली संख्या का हर ले लो, इसका हर क्या आ गया 8 आ गया, और दूसरी संख्या का हर ले लो, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, दोनों का हर ले लो 8 आ गया इसका, और दूसरी संख्या का हर आ गया 7 आ गया दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इनका लैस लेना है, तो लैस लो, इस प्रकार लिखते हैं लैस को, तो गुना करो भाई जल्दी करो, कितने हैं 56 7 14 28 और 56, तो लैसे कितना आ गया 56 आ गया। करना कुछ नहीं है, लैसे को लिख दो, लिख दिया लैसे हर में लिखना है, लिख दिया हर में लैसे को कोई बात नहीं। अब दोस्तों इसका हर देखो, इसका हर कितना है 8, अब इसके हर का इसमें भाग दो, तो 56 8 कितना है दोस्तों 7, जो आंसर आता है उसे इसके अंश से गुणा करो, तो अंश में क्या है 3, तो 3 से गुणा कर दे, 7 गुना 3 21, जो आया वो यहाँ पर लिख दो 21 आ गया कोई दिक्कत नहीं। बीच में क्या चल रहा है प्लस चल रहा है, तो प्लस का चिन्ह। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, इसका हर लेना है, इस बार इसका हर क्या है 7, और 56 में 7 का भाग देना है, 56 में 7 का भाग दिया, कितने हैं बताओ जल्दी से 8, तो आ गए 8, जो आंसर आता है इसका हर है इसमें भाग देना है, करना कुछ नहीं है, जो आंसर आया 8 उसे उसके अंश से गुणा करना है, तो अंश क्या है 4, तो 4 से गुणा कर दो 32, कोई दिक्कत नहीं 32 को यहाँ पर लिख दो। अब इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ दो, बस हो गई जोड़ो जल्दी सी, 5 और 3 और 56, तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर 53 बटा 56। तो दोस्तों देखा जोड़ कैसे होती है, करना कुछ नहीं है, दोनों संख्याओं का हर लेना है, हर ले लिया, ले लो भाई हर का लैस ले लिया, 56 आया, जो लैस आया उसमें हर का भाग देना है पहली संख्या में, और जो आंसर आता है उसे उसके अंश से गुणा करके लिख देना है, कुछ नहीं किया। अब दोस्तों अब दूसरी बार प्लस का चिन्ह लगा दो, अब जो दूसरी संख्या का हर है उसका भाग दो 56 में, दे दिया भाग दिया, कितना आया 8 आया, तो 8 को इसके अंश से गुणा करो, तो अंश से गुणा किया 7,
तो 8 चौक 32, 32 को यहाँ पे लिख दिया। अब इनको केवल जोड़ना है, जोड़ दिया, 56 चल रहा है नीचे, चलने दो। तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये हो गई आपकी परिमेय संख्याओं की जोड़। अब हम चलते हैं बाकी में। दोस्तों आपने एक बात नोटिस की, ये समर्थ गुण दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? ये समर्थ गुण दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है? दो परिमेय संख्याएं ली हमने, दो परिमेय संख्याएं ली, 3/8 और 4/7 ले ली। दो संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो संख्या प्राप्त हुई वो संख्या परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो कैसे गया था? दो संख्या लेनी है, दो संख्या बीच में संक्रिया लगानी है। यदि वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो समर्थ गुणधर्म लागू होते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या के लिए जोड़ संक्रिया के लिए समर्थ गुणधर्म लागू हो रहा है। ये हम आगे और पढ़ लेंगे। अब सीखते हैं बाकी घटाव। तो यही उदाहरण ले लेते हैं, 3/8 - 4/7। अब क्या करना है? घटाना है। करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसे जोड़ थी वैसे की वैसी बाकी है। जोड़ में क्या किया था? हर लिया था, दोनों संख्याओं का हर लिया था। तो इसमें हर क्या है? 8, ये आ गया 8, और इसमें हर क्या है? 7, ये आ गया 7। लैसे लो 2 7 2 1, ये 7 चल रहा है, करने दो 7 1। तो दोस्तों लैसे कितना आया? 56। तो ये तो लैस आ गया 56। तो चल रही है जोड़, चल रही है, बाकी चल रही है। सो दोस्तों बाकी चल रही है, तो चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 56 लैसे आ गया, लैसे को लिख दो। अब इसका हर लेना है। क्या करना है? इसका हर लेना है। जैसे जोड़ थी वैसे ही बाकी है। इसका हर लिया 8 आया, तो 8 में 56 का भाग दो, 56 में 8 का भाग दो, कितना आया? 7। जो आंसर आता है वो उसके अंश से गुणा कर दो। आंसर कितना आया? 7। तो 3 से इसका अंश क्या है? 3, तो 3 से गुणा कर दो, कितना है दोस्तों? 21। 21 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चिन्ह किसका है? चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह चलने दो। अब क्या करना है? अब इसका हर लेना है और इसका हर इस 56 में भाग देना है। तो जैसे लिया था ना, पहले इसका हर लिया, इसमें भाग दिया, जो उत्तर है उसी अंश से गुणा किया। यही काम इसमें करना है। तो 56 में 7 का भाग दो, 56 में 7 का भाग दो, कितने हैं दोस्तों? 8। जो आंसर आया उसे इसके अंश से गुणा कर दो भाई, 32। तो दोस्तों आ गया 32, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाना है, घटाओ जल्दी सी। 1 कितने हैं? -11/56। तो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों देखा बाकी जैसे जोड़ की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह केवल माइनस का है। समझ गए दोस्तों कैसे करना है? तो दोस्तों चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। तो दोस्तों 4/7 और घटाना है 9/5 को। तो घटाओ, कैसे गया था? अभी हर लेना है, हर ले लो 7 और इसका हर और इसका हर, और उसका लैसे लेना है बाद में, लैसे लो। कितना है दोस्तों? लैसे आ गया 35, कोई दिक्कत नहीं है। 35 लैसे आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 को हर में लिख दो। हमेशा जो लैसे आता है उसको हर में लिखना है, और बाद में क्या करना है? इसका जो हर है उसका भाग देना है। तो 35 में हर क्या है? 7, तो 7 का भाग दे दिया, क्या है दोस्तों? 5 आया। जो आंसर आता है उसे उसके अंश से गुणा करना है, तो गुणा कर दो 4, कितना है दोस्तों? 20। जो आंसर आया उसे यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चल रही है? संक्रिया माइनस की संक्रिया चल रही है, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब क्या करना है? अब इसका हर लो और इसमें भाग दो। तो दोस्तों 35/5, क्या है आंसर? 7। जो आंसर आता है उससे उसके अंश से गुणा कर दो, तो गुणा करो, कितना है आंसर? 63। तो दोस्तों 63, क्या कुछ नहीं दोस्तों, लैसे लो, इसका हर है, हर में इसका भाग दो, और जो आंसर आया इसके अंश से गुणा करो। यही काम इसमें करना है। तो लैसे आया उसमें इसके हर का क्या दो? भाग, और जो आंसर आया उससे इसके अंश से गुणा करवा दो। तो दोस्तों कितना आंसर आया? -43/35। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बाकी समझ में आ गई। अब चलते हैं हम गुणा के लिए। परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं।
गुना, परिमेय संख्याओं का गुना। तो दोस्तों परिमेय संख्याओं का गुना कैसे करते हैं देखते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या है, पहली दो परिमेय संख्या, ये पहली परिमेय संख्या और ये दूसरी परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में गुणा का चिन्ह, गुणा करना है। तो दोस्तों अंश को अंश से गुणा करो, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। तो इसका अंश 2 और इसका अंश 4, तो गुणा कर दो, 8 आ गया। और हरों का गुणा कर दो, 2 और 35 आ गया। हरों का गुणा क्या आ गया 35। तो ये दोस्तों आ गया गुणा, आंसर आ गया दोस्तों। दूसरा एग्जांपल, गुणा करो, कैसे करोगे, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो दोस्तों गुणा कर दो, 4 को गुणा करो 11 से 44 और 10 को गुणा करो 5 से तो 50। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। और एग्जांपल देख लो दोस्तों, इन दो परिमेय संख्या को गुणा करना है। तो गुणा में करना कुछ नहीं है, अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करो। तो 7 गुणा 4 28 और 5 गुणा 2 10। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। दोस्तों 5 बटा 2 गुणा करो, जल्दी से गुणा करो, अंश से अंश का और हर से हर का। तो 5 से 4 गुणा आया 20 और 10 से 2 आया, तो भी क्या है दोस्तों 20 से 20 कट गया, आंसर आया 1। दोस्तों समझ गए गुणा कैसे करना है। अब चलते हैं हम भाग में, परिमेय संख्या का भाग, परिमेय संख्या का भाग। तो दोस्तों अब हम परिमेय संख्या का भाग करेंगे। चलो भाग में दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, पहली संख्या है जैसी की जैसी रहने दो, दूसरी संख्या को उल्टा कर दो, जो अंश है उसे है बना दो और जो है उसे अंश बना दो। चलो बनाओ, जो अंश है उसे है बना दो और जो है उसे अंश बना दो। करना कुछ नहीं है, पहली संख्या को एक जैसी रखना है और दूसरी संख्या को केवल उल्टा करना है। तो कर दी उल्टा, पहली संख्या एक जैसी की जैसी है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो, भाग का चिन्ह हटा दो और गुणा का चिन्ह लगा दो। करना कुछ नहीं है, भाग में संख्या वैसी वैसी रहेगी, पहली दूसरी संख्या को उल्टा करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाना है। तो ये हो गया आपका भाग। अब जल्दी से करो, गुणा तो सिखाया था ना कि अंश से अंश का गुणा और हर का हर से गुणा। तो ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों भाग का और एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका भाग करना हमें, तो 3/7 करना कुछ नहीं है, पहली संख्या को जैसे जैसे उतारो और दूसरी को उल्टी कर दो। तो 11/9 और बीच में भाग का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह लगा दो। अब गुणा कर दो, अंश से अंश का गुणा और हर से हर का गुणा। तो ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो दोस्तों गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, समवर्त गुणधर्म, क्रमनिर्णय और सातत्य। तो पहला गुणधर्म हो गया समवर्त गुणधर्म। तो दोस्तों जोड़ के लिए हमेशा परिमेय संख्याएं समवर्त होती है, जोड़ के लिए हमेशा समवर्त होती है। हमने देखा था दो परिमेय संख्या को जोड़ा था और वापस परिमेय संख्या ही आ रही थी। तो दोस्तों समवर्त गुणधर्म लागू है। और बाकी के लिए, तो दोस्तों बाकी के लिए देखते हैं, तो हमने दो परिमेय संख्या ली थी और परिमेय संख्या को घटाया था, तो वापस परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो, वापस परिमेय संख्या प्राप्त हो रही थी, तो समवर्त है। तो दोस्तों गुणा के लिए समवर्त है या नहीं, तो दो संख्या लो उनका गुणा करो, यदि परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो समवर्त है, तो गुणा के लिए दोस्तों समवर्त होता है। अब दोस्तों भाग के लिए भी समवर्त है, भाग के लिए दो संख्या की दोनों में भाग किया, वापस परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो भाग के लिए समवर्त है। लेकिन दोस्तों कंडीशन है, हर में भाग में 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया भाग 0, यदि ऐसा हो गया तो दोस्तों ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों कंडीशन है, यदि भाग में 0 न हो तभी समवर्त है, नहीं तो समवर्त नहीं होगा।
अब दोस्तों क्रम विनिमय का देख लेते हैं। तो दोस्तों जोड़ के लिए हमेशा क्रम विनिमय परिमेय संख्याओं में लागू होता है। दो परिमेय संख्या ले लो, कोई सी भी दो परिमेय संख्या ले लो, अब इनका क्रम चेंज कर लो और बाद में इनको जोड़ दो, आंसर दोनों में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो जोड़ के लिए हमेशा क्रम विनिमय लागू होता है। इसी प्रकार बाकी के लिए होगा, दो संख्या, दो परिमेय संख्या लो, कोई सी ले लो, दो परिमेय संख्या और उनको घटाओ और बाद में उनका क्रम चेंज करो। क्रम चेंज कर दिया भाई, तो क्रम चेंज करने के बाद आंसर हमेशा बराबर नहीं होता है। तो क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। अब गुणा के लिए देखो, चेक करो, गुणा के लिए कोई भी दो परिमेय संख्या लो, कोई भी दो परिमेय संख्या लो, इन दोनों का गुणा करो, कर दिया। अब इनके क्रम को चेंज करो, क्रम को चेंज कर दिया। क्रम को चेंज करने के बाद क्या वही संख्या प्राप्त होती है, तो दोनों में सेम आंसर आ रहा है, तो क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। यदि आंसर समान नहीं है तो क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। इसी प्रकार भाग के लिए देखना है क्रम विनिमय लागू हुआ है या नहीं है। तो दोस्तों भाग के लिए भी क्रम विनिमय हमेशा लागू नहीं होता है। तो दोस्तों परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए अब साचर्यता की बात करते हैं। तो दोस्तों दो परिमेय साचर्यता में क्या सिखाया था, तीन संख्याएं लेनी है, तीन संख्याएं लेनी है, ले लो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, तीन संख्या ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या लेनी है, ये हमेशा परिमेय संख्या की लेनी है, कोई सी भी परिमेय संख्या ले लो। अब पहले इन दो को जोड़ना है, बाद में ये ऐड करना है और इसमें इन दो को जोड़ना है और बाद में ये जोड़ना है। तो दोस्तों यदि आंसर समान आता है तो साचर्य है। तो दोस्तों परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ में साचर्य गुणधर्म लागू होता है। इसी प्रकार बाकी में देखना है, यदि आंसर बराबर आता है तो साचर्य, नहीं तो नहीं है। तो दोस्तों बाकी में साचर्य नहीं होती परिमेय संख्याएं, और गुणा में साचर्य होती है और भाग में साचर्य नहीं है। तो दोस्तों ये आपको कुछ है सारणी, वो सारणी आपको थोड़ी याद करनी होगी। तो जोड़ के लिए साचर्य है, बाकी के लिए नहीं है, और गुणा के लिए साचर्य है और भाग के लिए साचर्य नहीं है। और साचर्य गुणधर्म हम विस्तार से पहले पूर्ण संख्या में पढ़ चुके हैं, कैसे साचर्यता को व्यक्त करते हैं, कैसे साचर्य को लागू करके देखते हैं कि साचर्य है या नहीं है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों पहले तो याद रखना जीरो की भूमिका, जीरो क्या चीज है। तो दोस्तों किसी भी संख्या में यदि जीरो जोड़ दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। मान लो 2 है और 2 में मैंने जीरो जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो वापस क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब एक की भूमिका समझो, एक की भूमिका, एक की भूमिका क्या होती है दोस्तों, किसी भी संख्या में एक से यदि गुणा कर दिया जाए, किसी भी संख्या में यदि एक से गुणा कर दिया जाए तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 0 ऐड किया तो वापस वही संख्या आ रही है, और यहाँ पर 1 ऐड किया तो वापस यहाँ पर ऐड का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों 0 को किसी भी संख्या में जोड़ दो वही संख्या प्राप्त होगी, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो वही संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों हम सीखेंगे आज योज्य तत्समक और गुणक तत्समक, ये दो होते हैं। तो यदि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दी जाए, मान लो यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या 5 ले ली, यदि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि जोड़ने के बाद वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाए तो जोड़ी गई संख्या योज्य तत्समक कहलाती है। मान लो अब ये क्या कह रहा है कि इस संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़नी है कि जोड़ने के बाद भी वही संख्या वापस प्राप्त हो जाए, तो जोड़ी गई संख्या, यहाँ पर जो संख्या मैं जोड़ूंगा वही क्या कहलाएगी, योज्य तत्समक कहलाएगी। तो यहाँ पर केवल 0 ही ऐसी संख्या है जिसे जोड़ा जा सकता है और वापस वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो योज्य तत्समक क्या हो गया, कोई किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जोड़ने के बाद पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए तो जोड़ी गई संख्या वही क्या कहलाएगी, योज्य तत्समक कहलाएगी। तो जोड़ के लिए 0 शून्य हमेशा योज्य तत्समक होता है, योज्य तत्समक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना 0 क्या है, यहाँ पर योज्य तत्समक है,
जीरो क्या है यहाँ पर योज्य तत्समक है। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ दो, किसी भी संख्या में बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी वही संख्या प्राप्त होगी। और योज्य तत्समक क्या कहता है कि किसी भी संख्या में यदि मैं जोड़ूं और वापस वही संख्या हो जाए तो मैं क्या कहलाऊंगा, योज्य तत्समक कहलाऊंगा। दोस्तों हो गया। अब चलते हैं हम गुणन तत्समक। अब गुणन तत्समक क्या है भाई, देख यदि किसी संख्या में ऐसी संख्या का गुणा कर दिया जाए, कोई भी संख्या ले लो 5 10 15 20, मान लो 15 ले लिया और उसे ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, पुनः वही संख्या। ये कह रहे हैं कि इसको ऐसी कोई संख्या से गुणा करो कि वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो भाई करो 2 से गुणा करो 30 आएगा, वही संख्या प्राप्त नहीं होगी। लेकिन 1 से गुणा करो, अभी हमने सीखा था किसी भी संख्या से 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 से गुणा करो, तो 15 को 1 से गुणा किया, वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये 1, तो ये क्या है, ये गुणन तत्समक है। क्या है दोस्तों, गुणन तत्समक। तो दोस्तों समझ गए गुणन तत्समक क्या होता है। यदि किसी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में, ये मान लो 15 है, यदि किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या का गुणा करना है, कोई ऐसी संख्या का गुणा करना है कि वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो जो गुणा की वही संख्या क्या कहलाएगी, गुणन तत्समक। तो गुणा के लिए गुणन तत्समक क्या हो जाएगा, 1। तो गुणा के लिए, तो दोस्तों गुणा के लिए एक हमेशा गुणन तत्समक होता है। तो दोस्तों तत्समक 2 प्रकार के होते हैं, योज्य और गुणन। योज्य क्या होता है, यदि किसी भी संख्या में वही संख्या, कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी, वही होगी योज्य तत्समक। गुणा में वही रूल है, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो गुणा की गई वह संख्या क्या कहलाएगी, गुणन तत्समक। तो दोस्तों 2 परिभाषाएं हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। और केवल इतना याद रखना है कि योज्य तत्समक के लिए 0, जोड़ के लिए 0 योज्य तत्समक होता है, तथा गुणा के लिए हमेशा 1 गुणन तत्समक होता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रतिलोम। पहले पढ़ा था तत्समक। तो दोस्तों तत्समक में एक बात याद रखनी है, योज्य तत्समक जोड़ के लिए क्या होता है, हमेशा 0। और गुणन तत्समक क्या होता है, 1। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रतिलोम। तो प्रतिलोम भी 2 प्रकार का होता है, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या में कोई ऐसी संख्या से यदि ऐसी कोई संख्या जोड़ दे और जोड़ने के बाद योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक क्या होता है, 0। यदि 0 प्राप्त हो जाए तो वह जोड़ी गई संख्या क्या कहलाएगी, योज्य प्रतिलोम। मान लो 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 में कुछ ऐसा जोड़ो कि वापस योज्य तत्समक यानी 0 प्राप्त हो जाए। योज्य तत्समक दोस्तों जोड़ के लिए 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं, 0 होता है। तो 2 में कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि 0 प्राप्त हो जाए, तो वह जोड़ी गई संख्या दोस्तों क्या कहलाएगी, योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। तो जोड़ो, क्या जोड़ सकते हो, तो इसमें आप -2 जोड़ सकते हो, यानी इसका ऋणात्मक चिन्ह आप इसमें जोड़ सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 0। 2 से 2 गया भाई, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपको पूछ ले कि 5 का योज्य प्रतिलोम, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 में कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि योज्य तत्समक यानी 0 प्राप्त हो जाए। तो 5 में कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि योज्य तत्समक 0 प्राप्त हो जाए, तो जोड़ी गई संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो इसका ऋणात्मक चिन्ह जोड़ दो, ऋणात्मक चिन्ह करके संख्या वही जोड़ दो, तो 5 से 5 गया, 0 आ जाएगा। दोस्तों यदि 7 का आपको 7 का योज्य प्रतिलोम पूछ ले तो -7 हो जाएगा, 7 का योज्य प्रतिलोम -7 हो जाएगा। 8 का योज्य प्रतिलोम पूछ ले तो -8 हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, योज्य प्रतिलोम में केवल याद रखना है कि चिन्ह माइनस का लगाना है। जैसे कि 8 का पूछ ले तो -8, 11 का पूछ ले तो -11, और कुछ भी नहीं करना है। अब चलते हैं गुणन प्रतिलोम। ये तो हो गया योज्य प्रतिलोम। अब चलते हैं गुणन प्रतिलोम में। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है और उसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है। कोई भी संख्या हो सकती है,
और ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणन प्रतिलोम गुणन तत्समक प्राप्त होता है। गुणन तत्समक एक होता है दोस्तों, गुणन तत्समक एक होता है, हम पढ़ चुके हैं तत्समक में। तो दोस्तों कोई भी ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, ऐसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि उसका मान एक हो जाए, उस संख्या को गुणा करने के बाद मान एक प्राप्त हो, तो गुणा की गई संख्या, तो इसमें ऐसा क्या गुणा किया जाए कि एक प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, इसका उल्टा करो। इसका उल्टा क्या होगा? 4/7 का उल्टा 7/4। तो 4/7 गुणा 7/4। अब 7 से 7 कट गया और 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया दोस्तों? आंसर आया 1। नहीं समझ में आया तो क्या समझाया था? 7/4 गुणा इसका उल्टा 4/7 गुणा, तो अंश को अंश से गुणा करो 28। अब हर को हर से गुणा करो 728। अब काटो, एक आया आंसर। तो एक क्या होता है दोस्तों? एक क्या होता है? गुणन तत्समक। तो किसी भी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए, तो गुणा की गई संख्या क्या कहलाएगी? गुणन प्रतिलोम कहलाएगी। दोस्तों अब आपको दे दे 2/8 का गुणन प्रतिलोम बताओ, 2/8 का गुणन प्रतिलोम बताओ। तो करना कुछ भी नहीं है, इसको केवल उल्टा करके लिख देना है। तो 8/2 ये क्या होगा? इसका गुणन प्रतिलोम। चेक कर लो गुणन प्रतिलोम आया नहीं, तो 2/8 और ऐसी संख्या से गुणा करो कि क्या प्राप्त हो जाए? एक प्राप्त हो जाए, गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए। एक हमेशा गुणन तत्समक होता है, तो गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए। तो 8 से 8 गया, 2 से 2 गया, आंसर 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या का आपको यदि गुणन प्रतिलोम पूछ ले 2/5 2/4, यदि इसका पूछ ले तो संख्या को उल्टा करना, केवल 4/2 हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये लो 2 का पूछ लिया, अब कैसे करोगे? तो बट्टा 1, हमेशा हर संख्या के हर में हमेशा 1 होता है। अब इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा किया तो 1/2, तो 2 का गुणन प्रतिलोम क्या आ गया? 1/2 आ गया। करना कुछ नहीं है दोस्तों, गुणन प्रतिलोम में उल्टा करना है और योज्य प्रतिलोम में केवल माइनस का चिन्ह लगाना है। यदि -3 का पूछ ले तो माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हो गया, -3 का प्रतिलोम क्या हो गया? +3 हो गया। तो दोस्तों समझ गए आप योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे निरसन का नियम। दोस्तों निरसन के नियम के 3 संख्या, जैसे मान लो ये गुणावाची है, पहले इनको जोड़ना है और बाद में गुणा करना है। तो दोस्तों पहले आप इनको जोड़ोगे, बाद में इसे गुणा करोगे, इससे अच्छी बात है ना, ऐसे b को गुणा कर दो और प्लस का चिन्ह रहने दो और a को c से गुणा कर दो। तो दोस्तों यही निरसन का नियम है और इसे कोष्टक का नियम भी कहते हैं। कोष्टक का नियम करना कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी संख्या 4 गुणा 4 प्लस 3, तो दोस्तों पहले तो इनको जोड़ दो 7 और बाद में 5 को गुणा कर दो, 35 आया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आया 35। अब निरसन के नियम से करते हैं। निरसन के नियम से करो, पहले इसको इससे गुणा करो, प्लस का चिन्ह चल रहा है, अब 5 को 3 से गुणा करो, पहले a को b से किया +3 और a को c से किया, तो 5 गुणा 3, तो दोस्तों कितने हैं? 20 प्लस 15, जोड़ो दोनों को 35, तो दोस्तों आंसर 35 ही आया। तो दोस्तों निरसन का नियम सीख गए आप। तो इसी प्रकार यदि a गुणा इस प्रकार दे दे b माइनस c, यदि इस प्रकार दे दे तो ab माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर और ac हो जाएगा। तो दोस्तों ये था निरसन का नियम।